आइसक्रीम, आइसक्रीम। एक गांव में हितेंद्र नामक एक आइसक्रीम वाला रहता था। वो रोज गांव में आइसक्रीम बेचता था। यही उसके पैसे कमाने का जरिया था। वो बहुत अच्छा आदमी था और सबको सहायता करता था। हर रोज वो अपनी आइसक्रीम की गाड़ी को लेकर घंटी बजाते हुए स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने के लिए जाता था। आइसक्रीम, 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 रंग बिरंगी आइसक्रीम, आइसक्रीम। वो घंटी सुन के रवि आइसक्रीम वाले के पास दौड़ के आया। अंकल, वो लाल वाला आइसक्रीम कितने का है? 5 रुपए बेटा। ठीक है, तो वो हरा वाला आइसक्रीम कितने का है? वो भी 5 रुपए का है। बेटा तुमको कौन सा चाहिए? अरे, मेरे पास तो 1 ही रुपए है, मैं कैसे खाऊंगा? ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। अभी के लिए 1 रुपए दे दो, तुम्हारे मनपसंद रंग का आइसक्रीम ले लो और बाकी के 4 रुपए तुम मुझे कल दे देना। ऐसे ही हितेंद्र सभी को, किसी बच्चे के पास पैसे कम हो या ना हो, वो आइसक्रीम खिलाता था और सभी बच्चों को खुश रखता था। इसी कारण सब बच्चे उसे पसंद करते थे और जब भी उसकी गाड़ी की घंटी की आवाज सुनते थे, उसके पास दौड़े चले आते थे। रुको रुको बच्चों, सबको आइसक्रीम मिलेगा, लेकिन तुम सबको लाइन में आना पड़ेगा। जैसे ही कि तुम लोग पाठशाला में लाइन बनाते हो, वैसे ही। अरे भाई हितेंद्र, पैसे हो या ना हो, तुम सभी को आइसक्रीम खिलाते हो। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होता है? ऐसे नहीं वीरेंद्र भाई, बच्चे जब आइसक्रीम खा के खुश होते हैं तो उनकी खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है। मेरे लिए वही बस है वीरेंद्र भाई। ऐसे ही एक दिन स्कूल के पास आइसक्रीम बेचकर चले जाने के लिए तैयार हुआ। वो जब जा रहा था, एक बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था, परंतु हितेंद्र को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ समय बाद हितेंद्र घर पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठा था। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखा, परंतु उसको रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लगता है यह आवाज बाहर से आ रही है। ऐसा सोच के वो बाहर आ रहा था तो देखा कि एक बच्चा उसकी गाड़ी के पास बैठ के रो रहा है। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो और तुम यहाँ कैसे आए? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। इस समय मुझे मेरी माँ खाना खिलाती है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे बहुत भूख लग रही है। ये सुन के हितेंद्र उस बच्चे को घर में लेके खाना खिलाता है। तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? तुम्हारे माँ पिताजी किधर हैं? आप हर रोज हमारे स्कूल के पास आइसक्रीम बेचने के लिए आते हैं ना? आपके जाने के समय आपके पीछे पीछे आ गया। बेटा, तुम घर क्यों नहीं गए? मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? मैंने अपने पापा को बॉल खरीदने के लिए पूछा था, परंतु उन्होंने नहीं खरीदा। इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया और आपको देखा तो मैं आपके पीछे पीछे आ गया। बेटा, बॉल नहीं खरीदी तो गुस्से से चले आए, ये तो गलत बात है। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ पिताजी परेशान हो रहे होंगे। तुम कभी भी ऐसे नहीं करना ताकि तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे लिए परेशान हो। अभी इधर ही सो जाओ, मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास ही रहना है अंकल जी।
ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा बहुत दुखी हो रहे होंगे। निखिल को ऐसा बोल के वो उसे सुला देता है। अगली सुबह वो आइसक्रीम बेचने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ निखिल को भी लेकर जाता है ताकि वो उसको उसके माँ पिताजी को दे सके। उधर निखिल के माँ और पिताजी उसको दोस्तों के घर और स्कूल के आसपास चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। अंकल जी, मैंने कल निखिल को आइसक्रीम की गाड़ी के पीछे जाते देखा था। वो अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया। तुम्हारे पास आया होगा ये सोच के मैं यहाँ पे आया था। ये बोल के वे आइसक्रीम वाले को खोजने लगे। इसी समय वो आइसक्रीम वाला निखिल को अपने साथ लेते हुए आया। उसे देख के उसके माँ पिताजी उसके पास भाग के गए। अरे अरे, ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कल ये मेरे पीछे पीछे घर आ गया और मुझे पता भी नहीं था, इसीलिए मैं आज आपको वापस करने के लिए यहाँ पे वापस आया। निखिल बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के पास जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपने कल मेरे लिए बॉल नहीं खरीदा। फिर हितेंद्र पास में ही एक दुकान से बॉल खरीद के निखिल को देता है। निखिल बेटा, कभी भी किसी अनजान आदमी के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से सारे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा को ही देख लो, तुम्हारे लिए कितना परेशान है। अच्छा ठीक है, अभी ये बॉल लो और अपने मम्मी पापा के पास जाओ। फिर निखिल अपने पापा के पास जाके उन्हें गले लगाता है। I'm so sorry पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। निखिल के पापा आइसक्रीम वाले के पास जाके, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरा बच्चा वापस देने के लिए। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी अनजान को भरोसा करके उसके साथ नहीं जाना चाहिए। माधवपुर नामक एक गांव में थे दो आदमी, विनोद और सात्विक, जो पड़ोसी थे। विनोद था बहुत आलसी और कोई काम नहीं करता था। पर सात्विक के पास बहुत गाय थे जिनका दूध बेचकर वह पैसे कमाया करता था। इसी दौरान दूध का धंधा काफी बढ़ रहा था, तो सात्विक ने सोचा कि अब वह पड़ोसी गांव में भी दूध बेचना शुरू करेगा। अपने जमाए हुए पैसों से उसने नई साइकिल खरीदी, जिससे वह बाकी के गांवों में जाकर दूध बेचने लगा। एक सुबह जब सात्विक काम के लिए अपनी साइकिल पर निकला, तब विनोद ने उसको देखा। अरे, मुझे बिना बताए सात्विक ने नई साइकिल खरीद ली। उसके लौटने के बाद पूछूंगा। ऐसा सोचकर विनोद उसके घर के बाहर सात्विक के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सात्विक दूध बेचकर वापस आया। जब हो सात्विक, तुमने नई साइकिल खरीद ली? हाँ विनोद, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता था कि नई साइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए। भाई, आज तक जो भी दूध बेचा ना, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा जमाया इस साइकिल के लिए, जिसकी मदद से अब मैं पास वाले गांव में भी जाकर दूध बेचने लगा हूँ। अच्छा, अरे तू तो काफी समझदार निकला सात्विक। विनोद हंसते हुए सात्विक के लिए खुश होने का नाटक किया और फिर अपने घर चला गया। घर जाकर विनोद सोच में पड़ गया कि इतने कम समय में सात्विक ने नई साइकिल खरीद कैसे ली। विनोद ने खुद तो कुछ नहीं लिया,
उदास होकर विनोद गहरी सोच में ही डूबा रहा। मैं क्यों इतना उदास रहूं? अगर मैं भी सात्विक की तरह कुछ काम करूं तो पैसे जमा कर मैं भी अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकता हूं, पर मैं करूं क्या? अरे हाँ, मुझे तो जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं एक जलेबी की दुकान शुरू करूंगा। फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और गरम गरम जलेबी बेचने लगा। एक जलेबी 5 रुपये, आधा किलो 50 रुपये और 1 किलो 100 रुपये में। इस प्रकार विनोद ने बहुत स्वादिष्ट जलेबी कम भाव में बेचने लगा। उसके गर्मा गर्म जलेबियों की सुगंध गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। गांव के सारे लोग विनोद की दुकान पर आने लगे मजेदार जलेबियों का स्वाद लेने के लिए। कुछ ही दिनों में विनोद की जलेबी बहुत मशहूर हो गई। एक दिन रमेश नामक एक आदमी उसकी दुकान पर जलेबी खा रहा था। वाह विनोद, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई जलेबी बहुत ही मजेदार है। इतने कमाल की जलेबी मैंने आज तक खाए ही नहीं भाई, वाह। ऐसा कहकर रमेश जलेबी के मजे ले रहा था और बाकी के लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। पूरे गांव में विनोद की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब धीरे धीरे विनोद थोड़ा घमंडी बनने लगा। मेरे जैसे जलेबी तो और कोई बना ही नहीं सकता। मुझे जलेबियों का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, इससे मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। दुकान पे आए हुए सब लोगों को विनोद ने बोला, जी आज से एक जलेबी 10 रुपए, आधा किलो 100 रुपए और 1 किलो 200 रुपए में। एक आदमी उदय जो जलेबी खरीदने आया था, उसने कहा, अरे भाई साहब, जलेबी इतनी महंगी कब से हो गई है? बाकी के दुकानों में तो किलो 100 रुपए में ही बेचते हैं। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट जलेबी कहीं और मिले ना तो वही जाकर खा लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनोद जैसी स्वादिष्ट जलेबी कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा सोचकर लोगों ने अब महंगी जलेबी खरीदना शुरू कर दी। इस गांव में मेरे जैसे जलेबियों को टक्कर देने वाला और कोई है ही नहीं। गांव वालों को तो अब मेरे स्वाद की लत लग चुकी है। ऐसा सोचकर उसने जलेबी को तोलने वाले तराजू के नीचे सबकी नजर से चोरी एक छोटा सा भार लगा दिया, जिससे वे लोगों को ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेच सके। इसी तरह विनोद का कारोबार उसके अनुसार चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को विनोद की जलेबियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने नौकरों को उसके पास 1 किलो जलेबी लाने के लिए भेजा। नौकर गए और विनोद के यहाँ से 1 किलो जलेबी ले आए और जमींदार जी को दे दिया। जमींदार जी ने देखा कि जलेबियां तो 1 किलो से कम है। मैंने तो 1 किलो मंगवाया था, ये तो उससे कम है। मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? कहा जमींदार जी ने गुस्से से। साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और फिर उसने इतना ही दिया। हमारी कोई गलती नहीं है प्रभु। चलो हम इस जलेबी वाले के पास जाकर देखते हैं कि वह असल में कर क्या रहा है। दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे जब जमींदार जी ने एक भिखारी को उस जलेबी की दुकान की ओर जाते हुए देखा, तो वह रुक गए और अपने नौकरों को भी रोक दिया। जमींदार जी देखना चाहते थे कि दुकानदार उस भिखारी को किस तरह जलेबी बेचेगा। जमींदार और उनके नौकर पास वाली दुकान के पास खड़े होकर नजारा देखने लगे। एक जलेबी कितने की है भाई साहब? एक जलेबी 10 रुपए। भिखारी के पास थे सिर्फ 2 रुपए, तो उसने वो निकाला और बोला, बस एक जलेबी दे दो।
विनोद ने कहा, 10 रुपए की एक जलेबी है, 2 रुपए में नहीं मिलेगी। ये सुनकर भिखारी वहाँ से जाने ही वाला था जब विनोद ने उससे रोककर कहा, हो, तूने यहाँ पर खड़े होकर मेरी जलेबियों का सुगंध लिया है, उसके लिए वो 2 रुपये। हे भगवान, मेरे पास तो ये 2 रुपये ही है और तुम ये भी इतनी बेरहमी से मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। इसी दौरान जमींदार जी वहाँ पर पहुँचे और अपने पास रखे हुए पैसों का थैला भिखारी को दिया और कहा, तुम्हारे 2 रुपए के बदले में इस दुकानदार को तुम ये पैसे का थैला दे दो। अरे, आप तो बड़े लोग हो साहब, आपको तो न्याय करना चाहिए। अगर आप इस दुकानदार को पैसे दे दोगे तो कैसे? मेरी बात मानो और दुकानदार को ये पैसे दे दो। भिखारी ने माना और पैसे विनोद को देने गया जब जमींदार ने कहा, 1 मिनट रुको, इस थैले को पहले जोर से हिलाओ। भिखारी ने थैले को जोर से हिलाया तो थैले में से सिक्के छन छन करने लगे। पैसों की आवाज सुनाई दी क्या विनोद? सुनाई दी साहब। अगर ये बात है तो फिर भिखारी ने अपना भुगतान दे दिया है। क्या साहब, पैसे तो इसने दिए नहीं और आप बोल रहे हो कि दे दिए? पैसे की आवाज तुमने सुन ली ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भिखारी ने तुम्हारी जलेबियों की सुगंध सूंघ ली थी। तुम्हें तुम्हारी जलेबियों की सुगंध के पैसे इस थैले के पैसों की आवाज से ही मिल गई। तुरंत विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जमींदार जी से माफी मांगी। तुमने केवल यही गलती नहीं की, तुम्हारे जलेबियों का मूल्य बाकी की दुकानों से बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर गलत तरीके से तोलकर तुम ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेचते हो। साहब जी, बस एक बार के लिए मेरी गलती को माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तुमने आज तक बहुत गलतियां की है, तुम्हें तो इस गरीब को एक जलेबी भी देने का मन नहीं किया। अब मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अभी इसी वक्त अपनी इस जलेबी की दुकान को बंद करो। ये बात सुनकर विनोद बहुत डर गया और उदास हो गया। जमींदार जी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा जब उसी रास्ते सात्विक आया। विनोद की परिस्थिति देखकर सात्विक उसकी दुकान पर आया और बोला, जमींदार साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप विनोद को इस बार माफ कर दे। सात्विक के अच्छे स्वभाव के बारे में जानते हुए इस बार तो सात्विक की बात सुनकर उसके अच्छे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ विनोद। कम से कम अब से पूरा मन लगाकर मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करो। ऐसा कहते हुए जमींदार जी वहाँ से चले गए। सात्विक और जमींदार जी की बात सुनकर विनोद ने अच्छा नाम कमाने का ठान लिया। पूरी लगन और ईमानदारी से उसने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। इस वजह से अब और भी लोग उसके पास जलेबी खाने आने लगे। अंत में विनोद खुशी खुशी से और सच्चाई से अपना जीवन बिताने लगा। एक बार एक गांव में केतन नाम का एक दूध वाला रहता था। जैसा कि केतन गाढ़ा और शुद्ध दूध बेचा करता था, गांव के सभी लोग उससे ही दूध खरीदना पसंद करते थे। केतन गाढ़ा और शुद्ध दूध बेचने में सक्षम था क्योंकि वह कुछ गायों का मालिक था और वह उन्हें चराने जाता था। वह 8 गायों का पालन पोषण करता था और उसने उनका नाम गंगा, भद्रा, भैरवी, रुद्रवी, बाला, सेतु, चंडी और द्वारक्षी रखा। सभी 8 गायों में से भद्रा वो है जो हमेशा एक या दूसरे तरीके से गड़बड़ी पैदा करती थी और केतन उसके आगे पीछे भागता रहता था। एक दिन केतन ने अपनी सभी 8 गायों को खेतों में निकाला ताकि वे चढ़ सकें। उसी समय भद्रा ने कुछ शरारत करने का सोचा। मैं इस चुप्पी को सहन नहीं कर सकती। कोई मजा नहीं है, कोई मनोरंजन भी नहीं है। मुझे अब कुछ पागलपन करना होगा। उसने झुंड से बाहर निकलने और कहीं छिपने का फैसला किया। जब उसने देखा कि केतन अपने विचारों में खो गया है,
बद्रा धीरे धीरे खेतों में घनी घास की ओर चलने लगी और उसके पीछे छिप गई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, केतन ने घर वापस चलने के लिए सभी गायों को एक साथ इकट्ठा किया। जल्द ही उसने देखा कि बद्रा गायब है और चिंतित हो गया। उसने चारों ओर देखा और बद्रा का नाम पुकारना शुरू कर दिया, बद्रा बद्रा, लेकिन वह बदमाश नहीं मिली। हाँ, ऐसा लगता है कि वह मुझे बहुत पसंद करता है। मैं देख सकती हूँ कि वो मेरे बारे में कितना चिंतित है। मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया, मुझे उसके पास जाना चाहिए। बद्रा धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आई और कुछ ही दूरी पर वो केतन के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही केतन ने बद्रा को देखा, वह बहुत खुश हो गया और उसे गले लगा लिया। बाद में वह सभी गायों को एक साथ घर ले गया। जब वे घर पहुँचे तो केतन ने सभी गायों को बांध दिया और चला गया। अरे बद्रा, तुम खेतों में कहाँ चली गई थी? अरे, इस कारण हम सब बहुत चिंतित थे। हाँ, मैंने सब कुछ देखा। इसका मतलब ये है कि तुमने ऐसा जानबूझ के किया? हाँ, मैं बस ये जानना चाहती थी कि वह मुझे कितना प्यार करता है। वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो। तुम केवल एक ही हो जो इस तरह से सोच सकती हो। हाँ, तो मैं तुम लोगों की तरह बोरिंग गाय नहीं बनना चाहती। कभी कभी हमें मस्ती के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। बद्रा की राय से हर कोई हैरान हो गया। अगले दिन केतन दूध लेने के लिए गाय की शरण में गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने एक लाइन में सभी गायों को खड़ा किया और गायों से एक के बाद एक दूध निकालना शुरू कर दिया। बद्रा को छोड़कर सभी ने साथ दिया और केतन केवल उससे बहुत कम मात्रा में दूध एकत्र कर पाया। अरे, ये क्या है? बद्रा को क्या हो गया? वह इन सभी गायों के साथ रहती है और खाती भी है। मैं इन सभी गायों की बराबर देखभाल करता हूँ, लेकिन ये बदमाश दूसरों की तरह दूध की अच्छी मात्रा क्यों नहीं दे रही है? वो दूध बेचने गांव गया। दूध बेचकर जो भी पैसा कमाया, उससे वो बद्रा के लिए कुछ अनाज और मकई खरीदने के लिए गया ताकि बद्रा अच्छी मात्रा में दूध दे सके। उसने ये सब एक बाल्टी में निकाला। फिर केतन उसे वहां छोड़कर अपने घर में चला गया। उसी क्षण सभी गायें बद्रा के पास आईं और पूछने लगीं, आहा, तुम कितनी होशियार हो। तुम उसे सुबह अच्छी मात्रा में दूध नहीं देना चाहती थी ताकि वह तुम्हें सभी प्रकार के विशेष अनाज और मकई खिला सके। हाँ, कौन उस उबाऊ घास को रोज खाएगा? इसलिए मैंने थोड़ा बदलाव के लिए ऐसा किया। तुम इतनी होशियार कैसे हो सकती हो? क्या तुम अपने चतुर दिमाग का उपयोग करके हम पे भी उपकार कर सकती हो क्या? हाँ, तो मैं क्या करूं? हम सभी सुंदर बांसुरी संगीत सुनना चाहते थे। जैसे ही द्वारक्षी ने ऐसा कहा, बाकी गायों ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, हम सुनना चाहते हैं। अरे, हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, आप इसे सुनना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। फिर आपको एक काम करना होगा। जब हमारा मालिक अगली बार हमें खेतों में ले जाएगा, तो किसी को भी घास नहीं खाना है। तो इससे हमारे मालिक को शायद बांसुरी बजाने का विचार आ जाए। हाँ, ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करेंगे। उसी दिन शाम को केतन सभी गायों को खेत में ले गया, क्योंकि सभी गायों ने योजना बनाई थी कि वे घास नहीं खाएंगी। केतन ने उस पर ध्यान दिया और उन्हें घर वापस ले आया। उस स्थान पर जो भी अनाज बचा था, उसने उसे सभी गायों को समान रूप में वहां पर परोस दिया। यह 2 दिन तक चला। तीसरे दिन केतन वहां शरण में बैठ गया। वह चिंतित था और सोच रहा था कि कैसे इस समस्या का समाधान करें। लगभग पिछले 3 दिनों से गाय कुछ भी नहीं खा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उन्हें अनाज और मकई बार बार नहीं खिला सकता हूँ। ऐसे तो वे अच्छी मात्रा में दूध भी नहीं देंगी, और अगर इस तरह से चलता रहा
तो मैं क्या करूँगा? जब केतन सोच रहा था, उसकी पत्नी सरस्वती उसके पास आई। जी, क्या हुआ? आप किस बारे में चिंतित हैं? अरे, जब मैं उन्हें चराने ले गया तो गायों ने घास नहीं खाई। यदि वे ऐसा करती रहेंगी तो हमें गुणवत्ता वाला दूध नहीं मिलेगा। हम दूध नहीं बेच पाएंगे और इससे हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। अपने पति की बात सुनने के बाद वह विचारों में खो गई और अचानक कहा, जी आप एक काम करें, उन्हें मैदान में ले जाएं और एक बांसुरी बजाना शुरू करें। मुझे यकीन है कि वह घास खाना शुरू कर देंगी। आहा, मुझे लगता है ये सही है सरस्वती। अगले दिन केतन गायों को खेत में ले गया और बांसुरी बजाने लगा। सभी गायों ने बहुत खुश महसूस किया और खाना शुरू कर दिया। मैदान में वापस आने के बाद सभी गाय खुशी से एक स्थान पर एकत्रित हो गईं और गंगा ने बद्रा से पूछा, बद्रा, ये सब तुम्हारे कारण है। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। अब मेरा एहसान चुकाने की आपकी बारी है। हाँ तो हमें बताओ। मैं कल दूध नहीं दूंगी। मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हर कोई उससे सहमत था। और अगले दिन जब केतन दूध निकालने के लिए आया तो सभी गाय चौकन्नी हो गईं। केतन आया और एक लाइन में सभी गायों को बांध दिया और अपना काम शुरू करा। जब केतन गंगा से दूध ले रहा था तब बद्रा दूसरी स्थान पर खड़ी थी। जब उसने दूध निकाला तो बद्रा अपने स्थान से तीसरे स्थान पर चली गई। केतन का इस पर ध्यान नहीं गया। उसने सिर्फ एक के बाद एक दूध लेने पर ध्यान केंद्रित किया। अरे बद्रा, तुम कितनी चालाकी से बच निकली। तुम बहुत बहादुर हो। मगर मुझे संदेह है, जब उसने सभी को एक लाइन में बांध दिया, क्या उसने तुम्हें नहीं बांधा? तुम उससे कैसे बच गई? हाँ, तुमने ऐसा कैसे किया? मैंने वही चाल चली। हाँ, तो आप लोगों ने भी उस पर गौर नहीं किया। हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे भीतर ऐसी बुद्धिमान मित्र है, लेकिन हम अपने मालिक को कैसे धोखा दे सकते हैं जब वो हमारा बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है? हाँ, ये सच है। वह हम सभी के लिए बांसुरी बजा रहा है और वह हमें अच्छा स्वस्थ भोजन खिलाता है। ऐसे व्यक्ति को धोखा देना सही नहीं है जो हम सभी की इतनी अच्छे से देखभाल कर रहा है। सभी गायों ने एक साथ कहा, हाँ, ये सही है। क्या बद्रा, तुम चुप क्यों हो? मैंने आप लोगों को इसी बारे में बताने के लिए सोचा था। किस बारे में? अब से हमें उस पर कोई गड़बड़ या किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या तुमने भी इस बारे में सोचा क्या? मेरी कुछ इच्छाएं थी और मैंने उन्हें सच कर दिया। दोस्तों, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब से उसे परेशान नहीं करेंगे। बद्रा की बात सुनकर अन्य सभी गायों को बहुत खुशी हुई। उस दिन से सभी गायों ने वहां दिनचर्या का आनंद लिया, जैसे खेतों में जाना, बांसुरी सुनना, घास खाना और घर वापस आना, और फिर अनाज और मकई खाना और अच्छी गुणवत्ता वाला दूध देना। यहाँ तक कि केतन अपनी गायों को स्वस्थ देखकर बहुत खुश महसूस करता था। एक बार की बात है, रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। क्योंकि रामू के पास उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी दादी ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। रामू को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। रामू हर दिन स्कूल जाता था, घर लौटता था और अपनी दादी की कहानियां सुनता था। जल्दी ही उसने अपनी 7वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए रामू घर पर वापस आ गया और अपनी दादी की दैनिक कामों में मदद करने लगा। जब वह घर के कामों में मदद कर रहा था, तब उसने अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखा।
रामू बहुत कुशल था और वह जो चाय बनाता था वह स्वाद में बहुत लजीज थी। हर बार जब वह अपनी चाय का स्वाद लेती थी तो उसकी दादी उसकी तारीफ करती थी। रामू हमेशा मेहमानों और अपने दोस्तों को चाय परोसता था। एक बार उसके अंकल दिवाकर ने कहा, आहा रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। क्या चाय है! यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद अंकल, मुझे खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। मेरी चाय का स्वाद चखने वाले सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है। रामू, तुम बाजार में हमारे गांव के लोगों के लिए अपनी चाय क्यों नहीं बेचते? मुझे यकीन है कि तुम इससे कुछ पैसे कमा सकते हो। रामू ने उनका सुझाव लिया और गांव में बेचने के लिए चाय बनाई। सभी को चाय का स्वाद बहुत पसंद आने लगा और यह बात पूरे गांव में फैल गई। आहा, वाह, क्या चाय है! ग्राम प्रधान ने रामू के इस हुनर के बारे में सुना और उन्होंने रामू को मिलने के लिए कहा। रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। तुम्हारी चाय कमाल की है। जी शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। रामू, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम बच्चे नहीं हो। अब जब तुमने चाय बनाने में महारत हासिल कर ली है तो तुम शहर में अपनी चाय बनाने क्यों नहीं जाते? शहर के लोगों को भी अपनी चाय का स्वाद लेने दो और मुझे यकीन है कि शहर के लोग तुम्हारी चाय को बहुत पसंद करेंगे और तुम इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। रामू ने प्रधान के शब्दों के बारे में सोचा और उसे लगा कि यह करना सही है। मैं आपसे सहमत हूँ। आप पूरी तरह ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत शहर जा सकता हूँ। अरे रामू बेटा, तुम इसकी चिंता ना करो। मैं अभी के लिए खर्चा संभाल लूंगा। पैसे ले लो और तुरंत शहर जाओ। रामू गांव के मुखिया से सहमत हो गया। अपने पैसे लेकर शहर चला गया। उसने चाय की थड़ी में एक व्यक्ति से संपर्क किया और उससे एक रोजगार मांगा। मालिक ने उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। रामू तो बहुत खुश हुआ कि उसे एक चाय की दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन रामू को वहाँ चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। दूध के बजाय वे दूध पाउडर का उपयोग करते थे। एक अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती के बजाय वे सस्ती चाय की पत्तियों का उपयोग करते थे और कुल्हड़ के बजाय वे प्लास्टिक के कप का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, वे एक विशेष चाय बेचने का दावा करते थे। रामू इसे देखकर एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहता था और अपने गांव वापस जाना चाहता था। उस घटना के बाद रामू चाय की दुकान के मालिक को देखने गया। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो यहाँ एक भी दिन नहीं हुआ और तुम छोड़ना चाहते हो? कम से कम मुझे कारण तो बताओ कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। मुझे यह चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं है। चाय बनाने के लिए आप जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं वह मिलावट है। अच्छा, फिर चाय कैसे बनाई जाती है? हमारे पास रोजाना 20 नियमित ग्राहक आते हैं। क्या वे हमारे चाय के स्वाद को पसंद किए बिना ही रोज आते हैं? अगर हम असली दूध के साथ गुणवत्ता वाली चाय बनाते हैं तो सिर्फ 20 नियमित ग्राहक क्यों? मुझे यकीन है कि हम पूरे शहर को अपनी चाय की दुकान पर रोज पा सकते हैं। मेरे गांव में मेरे द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद सभी को पसंद है। ओह, सच में? क्या इतनी कमाल है? ठीक है, फिर आइए देखें
आप चाय कैसे बनाते हैं? मालिक रामू को रसोई में ले गया और रामू को यह दिखाने के लिए कहा कि वह चाय कैसे बनाता है। फिर रामू ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शुद्ध दूध, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की पत्ती, शुद्ध चीनी और प्लास्टिक के कप की बजाय मिट्टी के बने कुल्हड़ का इस्तेमाल किया, जिसने चाय को शानदार स्वाद दिया। चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने में शानदार थी। मालिक और अन्य लोग जो इस प्रक्रिया को देख रहे थे वे हैरान थे और रामू की चाय बनाने की प्रक्रिया को देखते रहे। उसने चाय तैयार की और वहाँ के लोगों को परोसा। अरे वाह रामू, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे सही में स्वाद बहुत पसंद आया। वास्तव में प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। अब से हम तुम्हारे नुस्खे के अनुसार चाय बनाएंगे। हम अब पुराने नुस्खे का उपयोग नहीं करेंगे। तब से मालिक ने चाय बनाने के लिए रामू के तरीके का इस्तेमाल किया। लोग चाय की दुकान पर रोज जाने लगे। चाय का स्वाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे और दुकान में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। पहले से भी अधिक मुनाफा किया। रामू को एक अच्छा नाम मिला। उसके कौशल को पहचाना गया और लोगों ने उसके हाथों में जादू और उसकी चाय के दिव्य स्वाद के लिए उसकी सराहना की। रामू को शहर में एक अच्छा नाम मिला और वह अपने गांव लौट आया। उसकी दादी को उस पर बहुत गर्व था और वे दोनों गांव के मुखिया को देखने गए और उनका आशीर्वाद लेने गए। रामू ने मुखिया से लिया पैसा वापस कर दिया। मुखिया को रामू पर बहुत गर्व था और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी सराहना की। रामू को ग्रामीणों के सामने सम्मानित किया गया और जमींदार ने उसकी सफलता की कहानी सभी ग्रामीणों को सुनाई। रामू ने गांव के कई युवा बेरोजगारों को प्रेरित किया। सभी ने रामू से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना शुरू किया। किसी ने भी गांव में गरीबी या बेरोजगारी नहीं देखी।